तो अमेरिका और ईरान के बीच आखिर चल क्या रहा था? देखिए, ये सिर्फ कोई आम सियासी खींचतान नहीं थी। मामला कुछ सर्कस जैसा लग रहा था। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है। मतलब एक एक्सपर्ट ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये जोकरों की लड़ाई है। अब सुनने में तो ये बहुत तीखी बात लगती है ना? पर क्या इसमें वाकई कोई सच्चाई थी? तो चलिए इस बात की तह तक जाते हैं। ये समझने के लिए कि ये बात कितनी सही है, हमें देखना होगा कि दोनों तरफ से कहा क्या जा रहा था और किया क्या जा रहा था। देखिए, इस पूरे मामले में जो कन्फ्यूजन था उसकी सबसे बड़ी वजह थी कि किसी को पता ही नहीं था कि आखिर मकसद क्या है। लक्ष्य लगातार बदल रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो किसी को भी साफ साफ पता न हो कि करना क्या है। अब देखिए, एक तरफ तो अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे थे कि ईरान से बातचीत चल रही है, जल्द ही कोई समझौता होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ ईरान का कहना था कि अरे 30 दिन से तो कोई सीधी बात ही नहीं हुई है। तो जाहिर है इस तरह की बयानबाजी से भरोसे का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और मामला यहीं नहीं रुका। एक तरफ तो शांति की बातें हो रही थीं, लेकिन साथ ही व्हाइट हाउस की तरफ से कुछ ऐसे बयान भी आ रहे थे जो एक तरह से छिपी हुई धमकियां थीं। अब ऐसे में बातचीत का माहौल कैसे बनता, ये सोचने वाली बात है। तो जब ये कन्फ्यूजन बहुत ज्यादा बढ़ गया तो सेनेटर मार्को रूबियो सामने आए। उन्होंने कहा, चलिए मैं बताता हूं कि हमारे मकसद क्या हैं। और उन्होंने 4 एकदम साफ साफ सैन्य लक्ष्य गिना दिए। लेकिन मजे की बात देखिए, रूबियो की इस लिस्ट में उन दूसरे जरूरी लक्ष्यों का कोई जिक्र ही नहीं था जिनकी बात पहले हो रही थी, जैसे तेल के कुओं को सुरक्षित करना या ईरान के परमाणु प्रोग्राम को रोकना। तो हुआ ये कि कंफ्यूजन कम होने के बजाय और भी ज्यादा बढ़ गया। अब अमेरिका की तरफ से तो ये सब चल ही रहा था। इसके जवाब में ईरान ने जो किया वो काफी हैरान करने वाला था। उन्होंने एक ऐसा सैन्य कदम उठाया जो बहुत ही कैलकुलेटेड, सटीक और असरदार था। ईरान ने प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमला किया और इस एक हमले से एक सीधा और साफ संदेश गया कि खाड़ी में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने अब उनकी पहुंच से दूर नहीं है। और ये कोई रैंडम हमला नहीं था। जिन विमानों को निशाना बनाया गया वो अमेरिकी एयरफोर्स की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। मतलब ये वो सपोर्ट सिस्टम है जिनके बिना कोई भी बड़ा हवाई ऑपरेशन करना लगभग नामुमकिन है। और यहाँ पर जो सबसे अहम बात है वो है हमले का तरीका। सोचकर देखिए, एक करीब $20,000 का ड्रोन और उसने तबाह कर दिए करोड़ों डॉलर के वो विमान जिनकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। ये एक बहुत बड़ा झटका था। तो ये जो पूरा सर्कस था, ये सिर्फ जंग के मैदान तक ही नहीं था। इसका असर और इसकी झलक व्हाइट हाउस के अंदर भी साफ साफ दिख रही थी। जो युद्ध सचिव थे वो खुद ही अजीब अजीब विवादों में घिर गए। एक तरफ तो उन्हें इस बात की चिंता थी कि उनकी खराब तस्वीरें खींची जा रही हैं, तो दूसरी तरफ उन पर युद्ध से सीधे सीधे मुनाफा कमाने जैसे बेहद गंभीर आरोप भी लग रहे थे। और फिर शायद सबसे अजीब बात सामने आई। खबरों के मुताबिक एक प्लान ये भी था कि अमेरिकी सैनिक ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर बमबारी के बाद फावड़ों से जाकर वहां से यूरेनियम चुरा लाएंगे। जी हाँ, फावड़ों से। ये प्लान अपने आप में दिखाता है कि ज़मीनी हकीकत और ऊंचे लेवल पर हो रही प्लानिंग के बीच कितना बड़ा गैप था। तो चलिए अब बात करते हैं कि इस पूरे तमाशे के असल नतीजे क्या हुए, जमीन पर इसका क्या असर पड़ा, और वो नतीजे वाकई में बहुत गंभीर थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस लड़ाई में करीब 1 लाख सिविलियन ठिकानों को निशाना बनाया गया। इनमें स्कूल और यूनिवर्सिटीज तक शामिल थे। जाहिर है इसका खामियाजा अनगिनत आम लोगों को भुगतना पड़ा। अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो दुनिया एक बड़े तेल संकट की दहलीज पर खड़ी थी। अनुमान ये लगाया जा रहा था कि तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं, शायद $200 प्रति बैरल तक। और इसका असर देश के अंदर भी हुआ। राजनीतिक तौर पर भी इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। राष्ट्रपति की अप्रूवल रेटिंग में भारी गिरावट देखी गई, जो गिरकर -17% तक पहुंच गई। और ये सब कुछ उस वादे के एकदम खिलाफ था जो चुनाव के दौरान किया गया था। वादा था शांति और खुशहाली लाने का। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या ये सब शांति लाने की एक नाकाम कोशिश थी, या फिर ये पूरा एक सोचा समझा राजनीतिक सर्कस था जिसके रिंग मास्टर कोई और थे? शायद इसका सही जवाब तो हमें वक्त ही बताएगा।